वर्ल्ड कप में आज अगर हम बात करें तो एसोसिएट्स में अगर आप देखेंगे तो स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल जो है ये मैच हुआ। सुबह कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका जरूर हुआ था। पहले उसकी एक बार माफ कीजिएगा, कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ था। पहले उसकी एक थोड़ा सा मेंशन कर दें, युवराज सामरा वो पहले एसोसिएट प्लेयर बने जिन्होंने वर्ल्ड कप में टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाई है। डेफिनेटली उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बस यही मेंशन करना चाहते थे, बहुत अच्छी इनिंग आपकी यहाँ पर रही है। उसके अलावा मत पूछिए, हाल आपको पता है कनाडा के बॉलरों की जो धुनाई की है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने वो क्लियरली दिखाया है। लेकिन युवराज सामरा के लिए स्पेशल मेंशन है कि उनकी काफी अच्छी और बेहतरीन इनिंग आई है। डेफिनेटली पिच बहुत अच्छी, बैटिंग विकेट बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये पहली बार शतक पड़ा है तो अभी तक एस्ट्रेट मार नहीं पाया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर जरूर हो जाती है। ये सब चीजें हमारे आप एस्ट्रेट जो हमारा फेसबुक पेज है वहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स लगातार हम डालते रहते हैं, स्टैट्स, न्यूज अपडेट, सब कुछ वहां आपको अपडेट मिलता रहता है। जिन्होंने वो पेज फॉलो नहीं किया जाकर एक बार पेज को जरूर फॉलो करिए। आज के इस मैच की अगर बात करें, स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल, दोनों ही टीमें पहले ही बाहर हो चुकी हैं। दोनों ही टीमें जो सपना लेकर आई थी वो बिल्कुल पूरा वो नहीं कर पाए। चाहे आप नेपाल की बात करें, सुपर 8 में उनके कप्तान ने कहा था कि सुपर 8 हमारा जो टारगेट है वो नहीं कर पाए, फुल मेंबर को हराना वो भी नहीं हो पाया। मैं दोनों की बात कर रहा हूं यहाँ पर, स्कॉटलैंड की भी नेपाल की भी। स्कॉटलैंड भी ह्यूजली डिसअपॉइंट किया, वो तो नेपाल से ज्यादा एक्सपीरियंस टीम थी लेकिन उन्होंने कुछ खासा किया नहीं। हाँ, वो बात और है कि उनको एकदम लास्ट मिनट इन्वाइट किया गया, प्रिपरेशन का उनको वक्त मिला नहीं, ये भी उनके साथ एक्सक्यूज जरूर जुड़ेगा। लेकिन फिर भी उनके पास जो सेटअप था वो ऐसा नहीं कि कोई पहला वर्ल्ड कप खेल रहे, तो उनके जो सारे एक्सपीरियंस से भरे हुए प्लेयर थे। तो डेफिनेटली दोनों ही टीमें जो लक्ष्य, जो गोल लेकर आई थी वो इस वर्ल्ड कप में कर नहीं पाए, ना वो फुल मेंबर को हरा पाए, ना वो नेक्स्ट राउंड पे पहुंच पाए। ये सब चीजें वो पहले भी वर्ल्ड कप्स में कर चुके हैं। तो खैर, इसके साथ एक चीज क्या हुई कि प्रेशर रिलीज हो गया दोनों ही टीमों से। कोई प्रेशर था नहीं, हमने भी आपके सामने ये रखा था कम्युनिटी वगैरह में कि अब इस मैच में प्रेशर नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपना टीम्स जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। तो अब यहां पर गेम देखना पड़ेगा कि कौन बेटर करता है, और प्रेशर जब हटा तो डेफिनेटली यहां पर नेपाल ने स्कॉटलैंड को यहां पर बहुत ही बाजी मारी है और एक इंपॉर्टेंट गेम में यहां पर हरा दिया। एक्सपीरियंस का इस मैच में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। आगे बात करेंगे वो रोल कैसे और कहां पर रहा, दोनों ही टीमों के लिए रहा, ये भी आगे बात करेंगे। एंड सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर तो नेपाल को इस वर्ल्ड कप के खत्म होते होते कहीं ना कहीं फाइनली अपनी पहली जीत यहां पर मिली है। शुरुआत करते हैं एनालिसिस में फेस बाय फेस। बिल्कुल, 1 से 6 ओवर की बात करें, स्कॉटलैंड ने 52 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए, वहीं नेपाल ने 56 रन बनाए बिना कोई विकेट गंवाए। तो बहुत अच्छा फेस रहा नेपाल के लिए, और ये फेस नेपाल के नाम रहा शुरू की अगर हम बात करें। वहीं पर 7 से 15 ओवर की बात करें मिडिल ओवर्स की, तो यहाँ पर 79 फॉर 1, लॉस ऑफ 1 विकेट, ये स्कॉटलैंड का मिडिल ओवर था, 69 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर नेपाल ने इसी फेस में मिडिल ओवर में 56 रन जोड़े और 3 विकेट अपने गंवा दिए और बहुत पीछे चली गई। हम देखें इस मिडिल ओवर के फेस में अगर हम देखें, और स्कॉटलैंड बाजी मारने में कामयाब रहा। लेकिन अगर हम डेथ फेस पर आए, 16 से 20 ओवर की अगर हम बात करें, तो यहाँ 39 रन माफ कीजिएगा, 39 रन स्कॉटलैंड ने जोड़े और 6 विकेट स्कॉटलैंड ने अपने गंवा दिए। वहीं नेपाल ने इस फेस में बहुत शानदार बैटिंग का एक नमूना पेश किया, 59 रन बनाए और कोई भी विकेट नेपाल ने यहाँ अपने गंवाया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्लियरली फेस बाय फेस में आप आराम से देख सकते हैं, आप खुद ही पढ़ सकते हैं कि फेस बाय फेस में कौन सा फेस जो है वो क्लियरली स्कॉटलैंड के लिए बहुत ही हॉरेबल रहा। उसी के फेस में गेम हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा कि विकेट जो है वो काफी बेहतरीन रही है। इससे हमने आपको बहुत पहले से ही, जब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो वीडियो बना रहे थे हम, उसमें भी हमने लगातार कहा था कि यूएसए में जैसी पिचेस थी बिल्कुल यहाँ वैसी पिचेस नहीं मिलेंगी। वानखेड़े में आपको अच्छी विकेट्स मिलेंगी, यहाँ पर स्पिनर्स के लिए भी कुछ होगा, पेसर्स के लिए, बल्लेबाजी के लिए तो जबरदस्त होगा। देखिए आप कितने हाई स्कोरिंग गेम्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो उस लिहाज से स्कॉटलैंड डेफिनेटली यहां कम से कम 25 रन छोड़कर आया। 15 ओवर में वो 131 पर 1 थे, डेफिनेटली उनके लिए बेस सेट था। लेकिन वहां पर बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, बॉलिंग की आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन वो जो फेस रहा 39 रन 6 विकेट, यही एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि स्कॉटलैंड इस मैच में पिछड़ता हुआ चला गया। सिर्फ एक ही रीजन यही नहीं है, एक और रीजन है, वो बात आगे होगी। एंड स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों के नंबर्स की बात करते हैं। हम समझ गए कहां पर उनसे दिक्कत हुई, लेकिन अगर आप स्कोर बोर्ड की देखें, माइकल जॉन्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। जब तक ये क्रीज में थे तब तक ही स्कॉटलैंड ड्राइविंग सीट पर था। उसके बाद धीरे धीरे उस सीट से बैक सीट पर जाने लग गया। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा है आपने। अगर हम देखें 132 पर 2 थे, दूसरा विकेट गिरा था 132 पर, और काफी 5-6 ओवर तकरीबन बचे थे। वहां से बहुत हाई होप था कि शायद 190 करीब जा सकती है स्कॉटलैंड। जिस तरीके की बल्लेबाजी लाइनअप है स्कॉटलैंड की, बैरिंगटन है, क्रॉस है, लीज जैसे बल्लेबाज है, मार्क वार्ड भी अच्छी बल्लेबाजी, थोड़ा सा पावर हिटिंग कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक विकेट का पतझड़ लगा माइकल जॉन्स के आउट होने के बाद, कोई नहीं टिक पाया। बैरिंगटन हो, टॉम ब्रूस हो, इन तरीके के बल्लेबाज जो कर सकते थे वो नाकामयाब रहे, और स्कोर जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड रह गया। 170 रन सिर्फ मार पाई स्कॉटलैंड, और जहां
20 से 25 रन वो छोड़ कर आए। अगर हम देखें स्कॉटलैंड के बल्लेबाज फ्लॉप शो और फ्लॉप नंबर्स नजर आए हमें मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जो शुरू में एक्सपीरियंस की बात कर रहा था आपके सामने, देखिए वो एक एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस जहां पर इस्तेमाल नहीं कर पाए अपना एक्सपीरियंस कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर। मैथ्यू क्रॉस यहाँ पर थे, रिची बैरिंगटन यहाँ पर थे। मनसे को बहुत धीमी शुरुआत मिली, बहुत ही स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत गेंदें ले ली। मनसे प्लेयर से 29 गेंदों में 27 रन आप कतई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 93 का स्ट्राइक रेट तो क्लियरली है यहाँ पर जो एक्सपीरियंस प्लेयर रहे हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का ठीक से इस्तेमाल वो नहीं कर पाए, यूटिलाइज नहीं कर पाए। जो सेट करके दिया था माइकल जॉन्स ने वो डेफिनेटली इस्तेमाल नहीं कर पाया उस चीज का, और एक अच्छी खासे स्टार्ट को उन्होंने वेस्ट कर दिया एंड में जाकर, जहां 190 या 200 के आसपास स्कोर जा सकता था। लेकिन इसके पीछे एक और वजह है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस नंबर 2 की अगर हम बात करें, सोमपाल कामी की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है ओवरऑल इस मैच में, अगर हम देखें पिछले मैच में इतनी खासा नहीं गई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मेरे ख्याल से 2 ओवर में 23 रन भी बहुत कम थे टीम के सामने, लेकिन फिर भी इतनी खासा नहीं गई। लेकिन यहाँ पर उन्होंने काफी अच्छी और कसी गेंदबाजी की, खास करके डेथ फेस में। एंड क्या कहेंगे आप, उनका साथ बखूबी नंदन यादव ने भी बहुत अच्छा दिया। एंड क्या स्पेशलिटी रही, कैसे नेपाल के जो पेसर्स हैं वो स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब हो गए डेथ फेस में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार तो बॉलिंग कराई है, लेकिन जिस तरीके से स्लो बॉल का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। सोमपाल कामी और आप नंदन यादव ने जिस तरीके से आखिर के 5-6 ओवरों में जो अपना कमाल दिखाया, बॉलिंग कराई, वो बहुत बेहतरीन रहा। उस पर जो नेपाल के जो बॉलर्स हैं उन्होंने थोड़ा गेम को अपनी तरफ लाने में कामयाब रहे, वरना बहुत तेजी से यह स्कोर कहीं निकल रहा था 190-200 की तरफ। लेकिन बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन साथ ही बॉलर्स का अगर हम देखें, संदीप लामिछाने हैं, उनकी तरफ से थोड़ा सा और परफॉर्मेंस जो कि बिल्कुल ही लामिछाने का बहुत खराब वर्ल्ड कप गया, वर्ल्ड कप भूल जाना चाहेंगे, इतना खराब वर्ल्ड कप गया है उनका। बिल्कुल सही कहा आपने। कुशल भुतेल ने भी काफी रन खर्च किए। तो संदीप लामिछाने की अगर हम देखें तो इतने ह्यूज एक्सपीरियंस अकेले मादा रखते हैं कि वो क्वालिटी बॉलिंग अब हर मैच में कंसिस्टेंसी के साथ दे पाए, लेकिन ऐसा यहाँ इस इवेंट पर नहीं हो पाया उनसे, और बहुत डिसअपॉइंटमेंट जरूर है इतने बड़े बॉलर के लिए। लेकिन इस मैच की बात करें तो सोमपाल कामी और नंदन यादव ने नेपाल के पहले हाफ में कई गुना ज्यादा खींचा नेपाल की तरफ गेम। इन 2 बॉलर्स ने डेथ ओवर में आके और शानदार बॉलिंग का एक नमूना पेश किया। बिल्कुल सही कहा आपने। स्कॉटलैंड के जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे वो एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके उस अपने बेस को यूटिलाइज नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल की बॉलिंग यूनिट में सोमपाल कामी ने जो अपना एक्सपीरियंस है वो बखूबी लगाया। और डेफिनेटली बहुत रेयर केस है जहां पर डेथ ओवर्स में नेपाल ने अच्छी गेंदबाजी कराई, उसका पूरा क्रेडिट नंदन यादव और सोमपाल कामी को कहीं ना कहीं जाता है। बहुत रेयर केस है, आप भी जानते हैं, डेथ बॉलिंग बहुत बड़ा दिक्कत रही है, अभी भी वो दिक्कत है, एक मैच से चली नहीं गई है, वो किसी भी दिन वापस से उजागर हो जाएगी अगले मैचों में। लेकिन इस मैच में कम से कम सोमपाल और नंदन ने काफी बेहतरीन और टाइट बॉलिंग कराने में कामयाब जरूर हुए हैं। बैटिंग एनालिसिस की तरफ अगर चले, बैटिंग एनालिसिस पहले मैं एक चीज जरूर यहां पर कहना चाहूंगा, एक चीज का थोड़ा सा अफसोस जरूर रहेगा। अब अगर आप देखें तो पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है वो लगभग अपनी जगह बचाने में कामयाब हो जाएगी। लगभग आप अगर देखें वही हो जाएगा। एक इनिंग आई कुशल भुट्टेल, अगला वर्ल्ड कप शायद बुक, आसिफ शेख शायद बुक हो गए, दीपेंद्र सिंह मैरी को बुक करना चाहिए। आउटस्टैंडिंग, मैं उनकी ताली बजाना चाहूंगा। उनकी इकलौती एक परफॉर्मर है जो डिजर्व करते हैं अगले वर्ल्ड कप में सीना ठोकर जाने के लिए, और आने वाले वक्त में शायद उनको कप्तान भी बना दिया जाए। और हाई होप्स है, और गलत भी नहीं होगा। एक कप्तान को 2 वर्ल्ड कप ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो उनके पास एज अ रोहित पटेल खुद के भी उनके परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब रही है एज अ कप्तान, तो हैरानी नहीं होगी अगर दीपेंद्र को कप्तान बना दिया जाता है। और गलत भी नहीं होगा, डेलीकेट जरूर मानेगा। आपको 2 वर्ल्ड कप मिल चुके हैं, रोहित की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो खैर बाकी प्लेयर्स को इसका फायदा मिल जाएगा, वो एक इनिंग उनकी तरफ से आ गई, अब सब भूल जाएंगे, फिर से ऐसे करते हैं, आप जानते हैं, एक इनिंग आई बस उसके बाद फिर लंबा ऐसे चलता रहेगा। शायद अपनी सब जगह बचाने में कामयाब जरूर होंगे। इस चीज का बहुत अफसोस रहेगा कि एक जीत आई, सब भूल जाएंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सारा गलती आ जाएंगी। अब लोग ये कहना शुरू करेंगे कि ये होता तो वो हो जाता, उस मैच में वो होते तो ये हो जाता, ये करते तो वो हो जाता, ये हो जाता। और मेन जो मुद्दा है, जो मेन काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पर जिससे टीम बेहतर हो, वो फिर से कहीं ना कहीं ठग जाएगा। इस बात का बहुत अफसोस है। लेकिन हाँ, उम्मीद एक जन से जरूर है मुझे, वो है स्टुअर्ट लॉ, जो कि उनके हेड कोच हैं। वो जरूर समझेंगे कि नहीं, बहुत सारा काम हमें करना है, वो काम करना है जो ढके ना इन सब चीजों। बिल्कुल सही कहा है आपने। और सर के विजन जो है, मिस्टर स्टुअर्ट लॉ जो है, स्टुअर्ट लॉ सर के, उनके विजन बहुत अच्छे हैं। जिस तरीके से वोकल होकर आना, सच बोलना, सच बहुत कम ही बोला जाता है कोच या मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन
सर ऐसे हैं लॉसर, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं आप कि ये बेटरमेंट ही करेंगे आगे चलकर और कुछ इसी में नहीं ढक जाएंगे जो कुछ एक एक इनिंग के हीरो एक इनिंग सिर्फ एक इनिंग के लिए वो इसमें नहीं आएंगे। उम्मीद है कि दीपेंद्र सिंह यारी को छोड़ बार बार हम कहेंगे दीपेंद्र सिंह यारी डिजर्व करते हैं अप्लॉज और अप्रिशिएशन। बिल्कुल बिल्कुल वो हकदार है इस चीज के, मेहनत की है, परफॉर्मेंस की है, टीम का साथ नहीं मिला वरना रिजल्ट नेपाल के फेवर में ही तीनों आ सकते थे। खैर लेकिन साथी बल्लेबाजों ने आज जरूर कोशिश की और कामयाब भी रहे। कुशल हो, आसिफ हो, आपके दीपेंद्र तो खैर हर मैच में उन्होंने रन्स किए, गुलशन झा ने अच्छा साथ दिया। बिल्कुल, बस वही मैं कह रहा था कि इसी बात का एक अफसोस जरूर रहेगा कि चीजें ढक ना जाए, भूल ना जाए लोग, सारी चीजें इससे निपट ना जाए, फिर वही ना सोचे कि हाँ ये सब ठीक है, इसी को लेके चलो एक दो चेंज कर दो बस खेल खत्म। इसमें ना हो तो बहुत बेहतर है, वरना हमें 2028 में भी 2 साल पहले हम आपको बता रहे हैं वो ही आपको वही अफसोस करते रह जाएंगे कि उस वक्त हमने कुछ बेहतर क्यों नहीं किया। स्टुअर्ट लॉसर से बहुत उम्मीद है। बैटिंग यूनिट में आपने देखा कि बैटिंग कार्ड की अगर हम बात करें एक जबरदस्त शुरुआत जरूर दिलाई और इस तरीके के चेज में आपको एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है जो कि टीम यहाँ पर बखूबी दिला। कुशल भुट्टल और आसिफ ने अच्छी शुरुआत जरूर दिलाई। कुशल की इनिंग थोड़ी और तेज हो सकती थी क्योंकि एक अच्छी विकेट था, बॉलर्स अपना लेंथ भटक चुके थे स्कॉटलैंड के, इस इनिंग को और बढ़क कर सकते थे, लेकिन शुरुआत ओपनर्स ने दिलाई जो उनसे थोड़ी सी उम्मीद जरूर थी। अच्छा खासा पूरा पावर प्ले विकेट के बिना कहीं ना कहीं निकाल दिया। फिर उसके बाद रोहित पड़ल आए, वो भी स्लॉग मारते हुए, कोई नई बात चाहिए, रोहित पड़ल कई बार स्लॉग मारते हुए आउट हुए। तीनों ही प्लेयर ने अपना विकेट स्लो अदा किया है और स्लॉग में ही दिया है अपना विकेट। हम कहेंगे जरूर कि बचा जा सकता तो उन शॉटों से, कुशल का भी, आसिफ का भी और रोहित का भी। उसके बाद दीपेंद्र सिंह यारी यहाँ पर आए, उन्होंने चारों खाने चित कर दिया सारे बॉलर्स को। उनके अगर आप शॉट्स देखेंगे क्लिनिकल शॉट्स रहे, कोई खराब शॉट नहीं, रैश शॉट नहीं, अगेंस्ट द स्पिन उन्होंने शॉट नहीं खेला कि जिससे उनका बॉल खड़ी होने का खतरा रहे, जो कि कुशल भुट्टल और आसिफ ने किया। बहुत क्लीन था, उनके बल्ले से निकलते ही लग रहा था कि हाँ बहुत कॉन्फिडेंट है। मैं और ये बात भी कर रहे थे मैच के बीच में कि दीपेंद्र सिंह यारी ने कोई मिस हिट नहीं किया, क्या कहेंगे? बहुत बहुत क्लीन इनिंग है और इस तरह इतने बड़े इवेंट पर आकर जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है, और इतनी तारीफ हम करते नहीं अगर उनकी फुल मेंबर के खिलाफ भी इनिंग नहीं आती। आप जानते हैं ये स्कॉटलैंड है, एसोसिएट टीम है, ये हम तारीफ दीपेंद्र की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने खिलाफ भी रन्स किए थे, इसीलिए हम उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार खेले हैं और उम्मीद है यही परफॉर्मेंस लेकर साथ ही टीम वाले भी उनसे कुछ सीखिए, वन मैच वंडर मत बनिए। बिल्कुल सही, तो ये अपने आप में खुद में झांकने की भी जरूरत है साथी प्लेयर को भी, और दीपेंद्र सिंह यारी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट भी बनता है। बिल्कुल, गुलशन झा को यहाँ पर भेजा गया आरिफ से ऊपर, ये बहुत अच्छा स्टेप था क्योंकि जितना हमें लगता है वो इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्हें पता था माइकल लीस के अलावा जो बाकी 2 स्पिनर है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो शायद वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, इसीलिए गुलशन झा को वहां ट्राई किया गया। ये फैसला स्टुअर्ट लॉसर का हो या रोहित का हो, जो भी फैसला था बिल्कुल स्पॉट ऑन काम किया और गुलशन झा ने वहां पर एक इंपॉर्टेंट साझेदारी निभाकर इस गेम को कहीं ना कहीं निकाल दिया और बहुत ही कंफर्टेबल 7 विकेट से जीतते हुए नेपाल कहीं ना कहीं कामयाब रहा और अपनी जर्नी को एक अच्छे नोट में नहीं कहूंगा क्योंकि जो लक्ष्य लेकर आए थे वो मिला नहीं टीम को, विनिंग नोट पर कहीं ना कहीं खत्म किया, ये जरूर कहना चाहूंगा। ओवरऑल अगर बात करें दीपेंद्र सिंह यारी के लिए ये टूर्नामेंट एक्सीलेंट गया है, उन्हें सेलिब्रेट हमें जरूर करना चाहिए क्योंकि उनके लिए टूर्नामेंट बहुत बेहतर गया है। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं हम, रन 20-25 रन कम थे, फिर भी टीम के पास 170 प्लस का स्कोर था, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर्स भी थे, लेकिन कहां पर चूक रह गई माइकल लीस के अलावा। बिल्कुल, विकेट्स की जरूरत थी। ओली डेविडसन, मार्क वाट ने जिस तरीके से रन्स खर्च किए, बहुत ज्यादा लाइन लेंथ का पता नहीं था बाकी बॉलर्स का जिस तरीके से लीस करा रहे थे, और लीस ने भी जो चौथा ओवर डाला वो भी बहुत खराब था। दीपेंद्र सिंह यारी ने उन्हें आउट क्लास कर दिया। दीपेंद्र सिंह यारी ने अपनी बैटिंग से कमाल की बल्लेबाजी की, उन्होंने उस खास ओवर में, लीस के ओवर में अगर हम बात करें, पूरी तरीके से उन्हें बैकफुट पे धकेल दिया, कोई चारा ही नहीं था। साथी बॉलर्स ने बहुत निराश किया। देखिए लाइन लेंथ से फुल बॉल की उम्मीद थी, डेथ ओवरों में पेस बॉलर से ब्रैड व्हील हो, ब्रैड क्यूरी ने कुछ बॉलें रखी फुल जिसका उन्हें एक अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा था, लेकिन कुछ बॉलें ऐसी मिस की कि सीधा छक्का या चौका ही मारा गुलशन झा और आप दीपेंद्र ने। और सबसे इंपॉर्टेंट है विकेट्स। इस पूरी टैली में आप देखिए एक बॉलर के अलावा किसी के विकेट्स ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो स्पिनर्स ने बहुत मार्क वाट, ओली डेविडसन ने जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं और काफी रन्स खर्च किए। पेसर्स ने भी अपनी ठीक लाइन और लेंथ से ना डालकर। बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है ब्रेंडन मैकुलन से एक और ओवर कराया जा सकता था वहां पर, जब मार्कवाड अपने पहले ओवर में बहुत एक्सपेंसिव गए थे, विकेट कीपर ऊपर लेकर ब्रेंडन मैकुलन अच्छे ओवर निकाल सकते थे, शायद एक चूज जरूर हुई। खैर ओवरऑल यहाँ पर नेपाल को कुछ भी हुआ, कुछ भी रहा हो, लेकिन नेपाल ने इस मैच में जीत का दर्ज करने में कामयाब रही है। दीपेंद्र सिंह यारी वापस से इस मैच के हीरो रहे, बेस कुशल भुट्टल और आसिफ ने सेट किया और दीपेंद्र और गुलशन ने इसे फिनिश करने की पूरी कोशिश की, और कोशिश ही नहीं की, टीम की जो जीत की नहीं है उससे पार भी लगा दिया। इसी के साथ नेपाल के सारे मैचेस अब यहाँ पर
पर कंप्लीट होते हैं। वो एक जीत के साथ इस टूर्नामेंट से अलविदा ले रहे हैं। हालांकि ये मैच उनका बांग्लादेश से होना था, लेकिन एक एसोसिएट टीम से हुआ, क्योंकि बांग्लादेश जाहिर सी बात है रिप्लेस और कहीं ना कहीं हो स्कॉटलैंड गई। का भी। जी हाँ, और स्कॉटलैंड का भी हो गया। हॉरिबल बिल्कुल। हॉरिबल गया है स्कॉटलैंड के लिए। एब्सोल्युटली हॉरिबल और बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि एक्सपीरियंस की जो रेस्पेक्ट है वो होती है हर वर्ल्ड कप में जब आप बिल्कुल। जाते हैं, तो उसको दिखाना भी पड़ता है कि हम आप जैसे जैसे अभी आगे वर्ल्ड कप जाएगा, ये एसोसिएट तो सब बाहर हो रही है जी हाँ, शायद जी हाँ। कल आखिरी है, लेकिन जैसे जैसे आप वर्ल्ड कप आगे देखेंगे आपको खुद दिखेगा एक्सपीरियंस प्लेयरों की दम पर प्लेयर टीम में मैच जीत रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत डिसअपॉइंट है जिस तरीके से परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड ने दिया है, और बहुत बहुत ज़्यादा बेटर की उम्मीद थी, लेकिन कहीं से भी नजर बेटर आया ही नहीं स्कॉटलैंड का परफॉर्मेंस। बिल्कुल, ये आज की बात नहीं कर रहे हैं हम स्कॉटलैंड की, टूर्नामेंट ओवरऑल की, सीरीज वो बाहर माफी चाहिए टूर्नामेंट का ये उनका, क्योंकि वो सीरीज एक जीत लेकर जा जी रहे हैं। आपको लास्ट मोमेंट एक अलग क्यों ना मिला हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस भी तो है, आपके पास बहुत सारे प्लेयर है। और मैं इतना आगे की बात क्यों कर रहा हूँ, आज ही का मैच आप देखिए नेपाल का, सोमपाल कामी, दीपेंद्र सिंह है। हाँ, हाँ, ये दो सबसे जी एक्सपीरियंस हाँ, जो रहे, experience, काफी बिल्कुल। पुराने हैं, काफी एक्सपीरियंस है। इन दोनों ने टीम की जो नहीं आए वो पार लगाई है। यहीं पर आपको पता चलता है कि एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट रहता है क्रूशियल मोमेंट्स पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जुड़े रहिए, और पूरे एक परफॉर्मेंस पे एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, बात जरूर करेंगे जी हाँ। आने वाले वक्त में 20 तारीख के बाद, अभी नहीं, सारे एसोसिएट के मैचेस खत्म हो जाए उसके बाद बात करेंगे। हमारा एसोसिएट फेसबुक पे जाकर अभी के अभी फॉलो जरूर करिए। बाय।